नमस्कार बच्चों। हमारा अध्याय है वो 6 चल रहा है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसमें हमने एक पार्ट है वो देख लिया है। उसमें हमने तृतीय क्रियाकलाप में जो चीज़ें जो काम आता है वो सब देखा है, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, यानी ये सेवा सेक्टर है। जिससे भी हमें सेवा प्रदान होती है वो तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होता है, और वो अपनी सेवा है वो एक निश्चित फीस के बदले हमें देते हैं। उसके बाद में हमने व्यापार के बारे में देखा, खुदरा और थोक व्यापारी है उनके बारे में पढ़ा है। उसके बाद में ग्रामीण और नगरीय जो बाज़ार होते हैं उनके बारे में भी हमने इस पहले पार्ट में देख लिया है। आवधिक बाज़ार के बारे में भी पढ़ लिया है, और आज परिवहन के बारे में भी पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे संचार। संचार किसे कहते हैं? संचार यानी अपने शब्द, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के जो माध्यम होते हैं उन्हें हम संचार कहते हैं। जैसे मैं अपने शब्द है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी मैं ये चीज़ें काम में ले रहा हूं वो सब संचार के साधन हैं। संचार की अगर हम बात करें तो संचार में शब्द, संदेश, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। यानी अपने शब्द है, अपने संदेश है, तथ्य है, विचार है, उन सब को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो माध्यम होता है उसे हम संचार कहते हैं। लेखन यानी लिखने की कला के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया। यानी जो भी लेखन कला का आविष्कार जब से हुआ है तब से जो लिखने वाले संदेश हैं उन सब को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले लोग हैं वो लेखन कला से अपरिचित थे। अपने जो विचार हैं वो एक दूसरे से बताते थे। उनका संरक्षण नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में लेखन कला ने इन सब को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। पहले अगर संचार एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ भेजनी है, संचार या जो अपने शब्द है या फिर विचार है या तथ्य है, उन सब को लिख कर एक लेटर तैयार किया जाता था और उन सब को भेजने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती थी। तो परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहते हैं। परिवहन के जितने भी रूप होते हैं उन सब को संचार पथ कहते हैं, चाहे वो जल परिवहन हो, स्थल परिवहन हो या फिर वायु परिवहन हो, सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। हमें याद रखना है संचार पथ किसे कहते हैं, तो परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलाव भी सरल हो जाता है। जहां पर भी परिवहन तंत्र है वो सक्षम होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ संचार का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होता है। मोबाइल, अगर हम बात करें मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। मोबाइल है, दूरभाष है या उपग्रह है, इन सब ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने समय में जो भी संचार होता था परिवहन के माध्यम से होता था, लेकिन वर्तमान में मोबाइल ने परिवहन को क्या कर दिया है, संचार मुक्त कर दिया है। अब संचार में परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी संदेश, तथ्य होते हैं वो हम मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो मुक्त कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं किया है। वर्तमान में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो संचार के माध्यम से जो संचार है परिवहन के माध्यम से होता है। जैसे डाकघर की अगर हम बात करें तो डाक का निपटारण वर्तमान में भी परिवहन के माध्यम से होता है। डाक भी संचार में सम्मिलित है, उसका भी निपटारा है वो परिवहन के माध्यम से होता है। हाँ, हालांकि 90% तक मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है, लेकिन वर्तमान में भी कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो परिवहन पर निर्भर हैं। अगर हम बात करें दूर संचार की, दूर संचार, इससे संदेश तेज गति से भेजे जाने के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। दूर संचार यानी दूर लोगों तक संचार है वो तेज गति से पहुंचाए जाने के कारण संचार में इसने क्रांति ला दी है। समय,
समय सप्ताह से मिनटों में घट गया है। पहले एक लोगों से दूसरे लोग तक संचार पहुंचाने में महीनों, सप्ताह या साल लग जाते थे, लेकिन वर्तमान में यह समय सप्ताह से घटकर मिनटों में रह गया है। और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। और मोबाइल ने पहले अगर संचार हमें एक दूसरे तक कोई पत्र भेजना होता था तो हमें निश्चित एक स्थान पर जाना होता था, वहां से उसको प्रेषित करना होता था, लेकिन वर्तमान में मोबाइल ने समय और उस जगह को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब हम जब चाहें, किसी भी समय चाहें, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने जो शब्द हैं वो एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो मोबाइल ने समय को क्या कर दिया है, इस समय को समाप्त कर दिया है। और नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। जिस भी समय हम चाहें किसी से भी फोन पर बातचीत कर सकते हैं, तत्काल बना दिया है। रेडियो और दूरदर्शन भी प्रसारण के साधन हैं। रेडियो और दूरदर्शन भी हमारे प्रसारण के साधन हैं। बहुत से लोग हैं वो रेडियो पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं और दूरदर्शन के माध्यम से भी कनेक्ट हैं। तो प्रसारण के साधन है, इन्हें जन संचार माध्यम में कहा जाता है। यानी जन संचार, लोगों से संचार करने का माध्यम रेडियो और दूरदर्शन को कहा जाता है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों में घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। और समाचार पत्र पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो विश्व के सभी कोनों में वो क्या करते हैं कि जो न्यूज़ होती है वो पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। पुराने समय में इंटरनेट नहीं था, लोगों को संप्रेषण में दिक्कत होती थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, इस इंटरनेट ने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी है। यह था संचार और दूरसंचार। संचार शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होता है, उसे हम संचार कहते हैं। अब हम देखेंगे सेवा के बारे में। सेवा क्या है? यानी उपभोक्ताओं को पैसों के बदले जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उसे हम सेवा कहते हैं। सेवा में अगर हम देखें तो कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो उद्योगों को चलाती है, कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो लोगों को चलाती है, या कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो उद्योग और लोग दोनों को उपलब्ध की जाती है। जैसे परिवहन तंत्र है, वो उद्योग और जनसंख्या दोनों के लिए ही आवश्यक होती है। ये सेवाएं हैं। सेवाएं वो होती है जो हमें पैसों के बदले सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, उन्हें हम सेवा कहते हैं। कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो उद्योगों के लिए आवश्यक होती है, कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो लोगों के लिए आवश्यक होती है, और कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो उद्योग और लोग दोनों के लिए आवश्यक होती है। जैसे परिवहन तंत्र दोनों के लिए आवश्यक है। अगर हम सेवा की बात करें तो सेवाएं भी उच्च स्तर और निम्न स्तर में विभाजित है। जैसे निम्न स्तरीय सेवा की अगर हम बात करें तो पंसारी की दुकान और धोबी घाट है, वो निम्न स्तरीय सेवा में शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें उच्च स्तरीय सेवा की तो लेखाकार और परामर्शदाता है, वो उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि निम्न स्तरीय सेवा में हमें कम पैसे देने होंगे, उसके बदले हमें सुविधा मिल जाएगी, और उच्च स्तरीय सेवा में हमें ज़्यादा पैसे उपलब्ध करवाने होंगे, सामने वाले को ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो निम्न स्तरीय सेवाएं पंसारी की दुकान और धोबी घाट है, वो निम्न स्तरीय सेवा है। जबकि उच्च स्तरीय सेवा में अगर हम देखें लेखाकार और परामर्शदाता है, वो उच्च स्तरीय सेवा होती है। सेवा भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। यानी सेवाएं ऐसी है जो भुगतान कर सकता है उन्हें ही उपलब्ध होती है। ऐसा व्यक्ति जो भुगतान नहीं कर सकता उन्हें ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ सेवाएं ऐसी है जो सभी को उपलब्ध होती है, उसके बदले हमें भुगतान भी नहीं करना पड़ता, जो सरकार के द्वारा संचालित होती है। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है, किसी संस्था के द्वारा संचालित होती है, तो वो सेवाएं उन्हें ही उपलब्ध होती है जो भुगतान करने में सक्षम होते हैं, उपलब्ध होती है। जैसे माली, धोबी और नाई शारीरिक श्रम करते हैं। ये माली है, धोबी है और नाई है, वो शारीरिक श्रम करते हैं। श्रम शारीरिक और मानसिक दो प्रकार का होता है। शारीरिक जिसमें हमारे शरीर को ज़्यादा वो काम करना पड़े, वो शारीरिक श्रम है। तो शारीरिक श्रम में माली,
धोबी, नाई शारीरिक श्रम करते हैं, जबकि अध्यापक, वकील, चिकित्सक ये सब है, संगीतकार ये सब के सब मानसिक श्रम करते हैं। मान ली धोबी, नाई है वो तो शारीरिक श्रम करते हैं, जबकि अध्यापक, वकील, चिकित्सक और संगीतकार है वो मानसिक श्रम करते हैं। कुछ सेवाएं अब नियमित हो गई है, यानी बहुत सी सेवाएं हैं जो अब वर्तमान में अगर हम देखें तो वो नियमित हो गई है। उनमें अगर हम देखें तो महामार्ग और सेतुओं का निर्माण करना है, शिक्षा की पूर्ति करनी है, ये सेवाएं हैं वो अब नियमित हो गई है। ये महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है जिन्हें सरकार अथवा कंपनियों के द्वारा चलाया जाता है। यानी ये सेवाएं हैं जैसे महामार्ग और सेतुओं का निर्माण करना, शिक्षा की पूर्ति करना, ये सेवाएं अब नियमित हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी कंपनी या फिर सरकार के द्वारा चलाया जाता है। राज्य और संघ सरकार या विधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति के लिए निगमों की स्थापना कर दी। राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की, तो उन्होंने अलग अलग निगमों की स्थापना कर दी है। जैसे परिवहन निगम अलग है, दूरसंचार निगम अलग है, ऊर्जा निगम अलग है और जलापूर्ति निगम अलग है। इन निगमों की स्थापना कर दी है। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए, दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी हमारा जो प्रतिदिन रूटीन का जो वर्क होता है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए हमें कुछ सेवाएं हैं उपलब्ध करवाई जाती है। गांव वाले रोजगार की तलाश में शहर की तरफ प्रवास करते हैं। गांव से जो लोग होते हैं, गांव में काम कम होता है तो वो रोजगार के तलाश में है, वो शहर की तरफ प्रवास करते हैं और वो अकुशल होते हैं, यानी उन्हें ज्यादा काम नहीं आता है। गांव में ज्यादातर लोग हैं वो खेती का काम करते हैं और खेती के अलावा ज्यादा और दूसरा काम है उन्हें बहुत ही कम आता है या ना के बराबर आता है। तो रोजगार की तलाश में गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ पलायन करते हैं, जाते हैं और वो अकुशल होते हैं, इसलिए इन्हें गांव वाले अकुशल होते हैं, ये घरेलू सेवाएं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वो शहर की तरफ चले जाते हैं। वहां पर उन्हें घरेलू काम दे दिया जाता है, जैसे उन्हें धोबी का काम दे दिया या फिर माली का काम दे दिया या वॉचमैन का जो गेट कीपर होता है, जो घर की साफ सफाई रखता है, ऐसे ऐसे काम है उनसे फिर करवाए जाते हैं। इन्हें काम भुगतान यानी इन्हें कम भुगतान किया जाता है और इन्हें काम ज्यादा करवाया जाता है। अकुशल होते हैं, काम ज्यादा करते हैं लेकिन भुगतान इनको कम किया जाता है। जैसे मुंबई में एक डब्बे वाला सेवा है वो चल रही है, वहां पे अकुशल श्रमिकों को वो रोजगार देते हैं। और अगर हम बात करें मुंबई नगर की, मुंबई शहर की, तो वहां पे वर्तमान में डब्बे वाला सेवा है वो 1,75,000 के लगभग उनके उपभोक्ता बन गए हैं। तो वहां पर भी इन अकुशल श्रमिकों से काम में लिया जाता है। यह था हमारा सेवाएं हमें याद रखना है कि हमें निश्चित रकम के बदले जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है उन्हें हम सेवा कहते हैं। सेवाएं उच्च स्तरीय होती है, सेवाएं निम्न स्तरीय होती है। उच्च स्तरीय सेवा में अगर हम बात करें तो लेखाकार, परामर्शदाता और निम्न स्तरीय में पंसारी की दुकान और धोबी घाट होती है। सेवा जो हमें सेवा देने वाले होते हैं वो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम करते हैं। इनमें अगर देखें तो माली, धोबी, नाई है वो तो शारीरिक श्रम करते हैं, जबकि अध्यापक, वकील, चिकित्सक और संगीतकार है वो मानसिक श्रम करते हैं। कुछ सेवाएं हैं वो अब नियमित हो गई है, जैसे महामार्ग, सेतुओं का निर्माण करना, शिक्षा की पूर्ति करना। वो नियमित क्यों हो गई? क्योंकि सरकार इन्हें चला रही है, इसलिए वो नियमित हो गई है। राज्य और संघ सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने अलग अलग निगमों की स्थापना कर दी है, जैसे परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, जलापूर्ति, इन सब के लिए अलग अलग निगम है उनकी स्थापना कर दी है और इनकी पूर्ति करने के लिए अब वही निगम है, जैसे जल की पूर्ति करने के लिए जल निगम ही उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करें तो सेवाएं गांव वाले होते हैं वो उनको ज्यादा काम नहीं आता है और वो रोजगार की तलाश में शहर की तरफ पलायन करके चले जाते हैं। वहां पर उनको कम भुगतान किया जाता है, ज्यादा काम में लिया जाता है और घर में ऐसे काम करवाए जाते हैं जैसे माली का या फिर जैसे सिक्योरिटी गार्ड का, ये काम दे दिया जाता है। और अगर हम बात करें मुंबई में डब्बा वाला सेवा की, तो वहां पर इस प्रकार के लोगों को रोजगार दिया जाता है और वर्तमान में
डब्बा वाला सेवा है उसके 1,75,000 के लगभग उपभोक्ता हो गए। ये थी हमारी सेवाएं। अब हम देखेंगे तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोग, यानी तृतीय क्रियाकलाप है उसमें कितने लोग किस किस देश में विकसित है, अल्प विकसित है, या अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर कितने लोग हैं तृतीय क्रियाकलाप में काम है करते हैं। आज अधिकांश लोग हैं वो सेवाकर्मी हैं, यानी ज्यादातर लोग हैं वो तृतीय व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में ज्यादातर लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, कृषि में ज्यादा डिपेंड है। तो भारत एक ग्रामीण देश है और यहाँ कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। और अगर हम बात करें विश्व की तो आज अधिकांश लोग हैं वो तृतीय सेक्टर से संबंधित हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती है, यानी हर समाज में सेवाएं उपलब्ध होती है, हर व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान में सबसे ज्यादा है वो लोग सेवा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर हम बात करें विकसित देशों की तो यहाँ पर अधिकतर जो इनकी जनसंख्या होती है वो सेवाओं में लगे हुए लोग होते हैं, यानी तृतीय के सेक्टर से संबंधित लोग होते हैं विकसित देशों में। अगर हम बात करें अल्प विकसित देशों की तो यहाँ की जनसंख्या का मात्र 10% लोग ही तृतीय के व्यवसाय से संबंधित हैं, यानी ऐसा व्यवसाय करते हैं जो सेवा देने वाला होता है। और अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक जो काम करने वाले हैं वो सेवा सेक्टर में लगे हुए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम बात करें विकसित देशों की तो यहाँ की जनसंख्या है वो ज्यादातर है सेवा सेक्टर से संबंधित है, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो सेवा सेक्टर से संबंधित काम करते हैं। अगर अल्प विकसित देशों की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या का मात्र 10% लोग ही तृतीय व्यवसाय करते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में तृतीय व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या है 75% से भी अधिक है। इस सेक्टर में रोजगार बढ़ रहा है, तृतीय व्यवसाय में रोजगार है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हर समाज हर देश को सेवा है वो चाहिए होती है और सेवा उपलब्ध करवाने वाले लोग हैं वो चाहिए होते हैं, तो इसमें रोजगार है वो बढ़ रहा है। जबकि प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें रोजगार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये था हमारा तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए लोग। अब हम देखेंगे पर्यटन। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक यात्रा है जो अपने खुशी के लिए की जाती है, आमोद प्रमोद के लिए की जाती है, उसे हम पर्यटन कहते हैं। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय, यानी व्यापार के उद्देश्य से नहीं की जाती, व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्यों से की जाती है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है, दिल की खुशी के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगार की अगर हम बात करें तथा कुल राजस्व की अगर हम बात करें तो पर्यटन से 40% जीडीपी है वो चल रही है। कुल पंजीकृत रोजगार अगर हम बात करें, कुल राजस्व की अगर हम बात करें तो 40% जीडीपी है उसमें पर्यटन का योगदान होता है। की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। पर्यटन तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है और यह विश्व में सबसे ज्यादा, या तृतीय क्रियाकलाप में जो भी काम होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा किया जाने वाला काम है वो पर्यटन हो गया है। इसके अतिरिक्त जो पर्यटक घूमने के लिए आएंगे उनके लिए आवास है, भोजन है, परिवहन है, मनोरंजन है तथा विशेष दुकानों जैसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या है कि पर्यटन जो आएंगे उनके लिए आवास है, भोजन है, परिवहन है, मनोरंजन है तथा अनेक प्रकार के जो सेवा देने वाली दुकानें होती है उन सब के लिए वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन सबको नियुक्त किया जाता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर ऋतु के अनुसार ही पर्यटक आते हैं। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में अगर हम बात करें तो दिसंबर जनवरी के महीने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर पर्यटन वो दिसंबर और जनवरी में नहीं जाते। अगर हम राजस्थान की बात करें, मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस समय पर्यटन है वो इन 2-3 महीनों में वहाँ पर आने से बचते हैं। और कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ की, किंतु कई प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ वर्ष भर पर्यटन को आकर्षित करते हैं और कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जो पर्यटन को वर्ष भर आकर्षित करते रहते हैं। हमें याद रखना है पर्यटन क्या है। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक यात्रा है जो रोजगार के लिए नहीं, जो व्यापार के लिए नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रमोद के लिए
की जाती है। कुल पंजीकृत अगर हम बात करें जीडीपी में पर्यटन का योगदान है तो 40% हिस्सा जीडीपी में पर्यटन का है और यह तृतीय क्रियाकलाप का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। इसके अतिरिक्त जो पर्यटक आएंगे उनके लिए आवास, भोजन है, ठहरने के लिए व्यवस्था है, या मनोरंजन के लिए है, या उनकी सेवा के लिए जो दुकानें हैं उन सब तक पहुंचाने के लिए वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, स्थानीय निवासी होते हैं, उन सब को नियुक्त कर दिया जाता है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर पर्यटन है वो ऋतुओं के अनुसार ही आते हैं, जबकि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ वर्ष भर पर्यटन को अपनी तरफ वो आकर्षित करते रहते हैं। ये था हमारा पर्यटन का टॉपिक। पर्यटन में राजस्थान है वो बहुत ही अच्छा स्थल है, यहाँ पर घूमने लायक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे पर्यटन प्रदेश। पर्यटक प्रदेश है, भूमध्य सागरीय तट है, उसके चारों तरफ कोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट है, विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से है। अगर हम बात करें भूमध्य सागरीय तट की और अगर हम बात करें भारत का पश्चिमी तट, तो वो है विश्व में लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से है। इनके अलावा पर्यटक को आकर्षित कौन कौन सी चीजें करती है? राष्ट्रीय उद्यान है वो पर्यटन को आकर्षित करती है, स्मारक देखने के लिए आते हैं, विरासत स्थल है वो देखने के लिए पर्यटक आते हैं, सांस्कृतिक स्थल होते हैं या गतिविधियां होती है उनके कारण ऐतिहासिक नगर भी देखने के लिए पर्यटक है वो आते हैं। ये सब के सब चीजें हैं वो पर्यटक को आकर्षित करती है। पर्यटक को आकर्षित करने वाले में अगर हम देखें, राष्ट्रीय उद्यान है, स्मारक है, विरासत स्थल है, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक जो नगर होते हैं वो सब के सब है वो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। ये था हमारा आज का। आशा करता हूँ आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।